Hello friends, once again welcome to our channel The Law School. Today I am going to start a new series of Act, the Evidence Act 1872. This Evidence Act is the most important for all types of judicial examination along with entrance of LLM, so that we will try to all sections with clear concepts. Let's start without wasting time. इसमें हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों एक्सप्लेन करेंगे। एविडेंस एक्ट को हम किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसमें एजेंडा हमारा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि मोस्टली एक दो क्वेश्चन इससे जरूर उठाए जाएंगे, इसलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक है सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन। जितने भी सेक्शन है इसमें हम सेक्शन वाइज क्लियर कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल से बताएंगे। केस स्टडी 20 एटलीस्ट 20 इंपॉर्टेंट केस है, इसमें हम सेक्शन वाइज जब मिलेगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। समरी, जब सब सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे तो एक से दो वीडियो समरी पे बनाएंगे ताकि क्विक रिवीजन हो सके, और ग्राफिक मतलब ग्राफ से बनाएंगे क्योंकि ये हमारा जो एक्ट है ये कोडिफाई है या ऑर्गेनाइज एक्ट है, इसलिए हम एक ग्राफ बना के बताएंगे ताकि इजी याद हो सके। लास्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसलिए क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन हो, हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस पे है, तो 200 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं फ्रॉम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से, उसमें 200 क्वेश्चन हम वो लेंगे। चलते हैं अब बेसिक इंफॉर्मेशन पे। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एविडेंस एक्ट 1872। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नो about the basic things from evidence act। कैसे इस एक्ट को द एक्ट नंबर 1 1872 का ये पहला एक्ट है जब ब्रिटिश मतलब शासन था। इस एक्ट में टोटल चैप्टर हमारे 11 हैं और सेक्शन है 167 167। इस एक्ट को भी हम 3 नामों से जानते हैं। लेक्स फोरी मीन्स क्या होता है, द लॉ ऑफ फोरम। सेकेंड, द लॉ ऑफ लैंड या द लॉ ऑफ कंट्री। लेक्स फोरी से एक क्वेश्चन या मुझे याद आ रहा है जनरल नॉलेज का कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो मैनकाइंड पे बेस होते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो चाहे किसी भी कंट्री का, वो मैनकाइंड पे ही बेस होता है। तो जो सबसे पहले हमारा कह सकते हैं कि ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनकाइंड है, वो कौन सी बुक, वो क्या नाम है उसका, तो उस बुक का नाम है मनुस्मृति। फर्स्ट बुक नेम इज मनुस्मृति, रिटन बाय या कोड बाय महर्षि मनु के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनकाइंड कौन सा है, मनुस्मृति है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक चीज जो बेस ही हमारा होना चाहिए वो क्या है, द मनुस्मृति, उस पे बेस हमारा है ये। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाउंडर क्या है, इस एक्ट के फाउंडर क्या है, जेम्स स्टेफन है। इस एक्ट का जो इनेक्टमेंट डेट है वो है 15 मार्च 1872 और कमेंसमेंट डेट है 1 सितंबर 1872 को है। इस एक्ट को हम 11 चैप्टर में डिवाइड कर दिए हैं और जो सेक्शन है वो 67 में है, मतलब फ्रॉम बियर एक्ट से मैंने उठाया है। तो बियर एक्ट को हमें कैटेगराइज कर दिए हैं मतलब ग्राफ बना के। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन 1 से 4 से 1 to 4 है। सेकेंड टॉपिक सेकेंड चैप्टर हमारा है। अच्छा एक चीज और, इसमें पार्ट हमारे 3 है। फर्स्ट पार्ट में 2 चैप्टर हैं, सेकेंड पार्ट में 4 चैप्टर हैं और थर्ड पार्ट में 6 चैप्टर हैं, यानी कि 7 8 9 10 11 5 चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 11। पार्ट 3 चैप्टर 11। जो फर्स्ट पार्ट का जो 2 चैप्टर हैं वो फर्स्ट हमारा है प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से 4 तक। सेकेंड चैप्टर हमारा है अबाउट द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जो भी फैक्ट हैं इसमें जाहिर सी बात एविडेंस और फैक्ट के विषय में ही बात की जाएगी। कौन से ऐसे मतलब फैक्ट है जो रिलेवेंसी ऑफ केस से रिलेटेड हो, जो फैक्ट से रिलेवेंट करते हो, जो एविडेंस हमारे रिलेवेंट करते हो, ये इसमें बताया गया है सेक्शन 5 to 55, 5 से 55 के बीच में। पार्ट हमारा दूसरा है चैप्टर नंबर 3 फैक्ट विच नॉट नीड टू बी प्रूफ। ऐसे फैक्ट जो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो सेक्शन
56, 57 एंड 58 यानी 3 सेक्शन में बताया गया है। फोर्थ हमारा है ओरल एविडेंस या ओरल फैक्ट, ये सेक्शन है 59, 60 2 सेक्शन में बताया गया है। फिफ्थ चैप्टर हमारा है डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स या एविडेंस, सेक्शन 61 से 90 तक है। और सिक्स चैप्टर हमारा है सर्कमस्टेंसेस व्हेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस गिवन मोर इम्पोर्टेंट ओवर ओरल एविडेंस। मतलब ऐसी कुछ परिस्थितियां जो कब, जब डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस हमारा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओरल एविडेंस। ये सेक्शन 91 से 100 के बीच में है। पार्ट थर्ड चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 से 114 के बीच में है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्लेंटिफ है वो यदि किसी पे एलिगेशन लगाता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रूफ को प्रूफ करने के लिए उसका भार किस पे है, प्लेंटिफ पे होता है। कुछ एक्ट ऐसे हैं जो डिफेंस पे होता है, कैसे PMLA एक्ट जो मनीष सिसोदिया अभी पकड़ा गया है ना मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो वो उस पे मान लो CBI ने या ED ने एलिगेशन लगाया कि इसने 5 करोड़ रुपया लिया है। अब उस 5 करोड़ को CBI ED प्रूफ नहीं करेगी, कौन बताएगा कि हमने नहीं लिए हैं, मनीष सिसोदिया। तो कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, डिफेंस पे, और मोस्टली जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो होते हैं प्लेंटिफ पे जो केस फाइल करता है। 8 है स्टॉपल। स्टॉपल मीन जो पहले हम मतलब स्टेटमेंट दे चुके हैं उस स्टेटमेंट से मुकरना नहीं, स्टॉपल लगाता है यानी कि स्टॉप करता है। 9 है विटनेस सेक्शन 118 से 134 के बीच में। अब उस विटनेस को वेरीफाई करेंगे या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, वो सेक्शन 135 से 167 है, 135 से 166 के बीच में है। और लास्ट चैप्टर हमारा है 11 इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जब कोई भी एविडेंस हमारा है वो प्रॉपर वे में एडमिसिबल है या रिजेक्ट करेगा, वो एक क्लौता जो सेक्शन है 167 है। अब चलिए चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज हम तैयार चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है प्रिलिमिनरी जो सेक्शन 1 to 4 है। पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4। जाहिर सी बात मोस्टली एक्ट में सब एक्ट में क्या है, फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंशन एंड कमेंसमेंट, बट इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो हमने मेंशन कर रखा है। जब ये एक्ट आया था मतलब इंडिया को आज़ाद होने के बाद ये जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, बट 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 2019 के बाद ये उस पर भी अप्लीकेबल हो गया है, जम्मू कश्मीर में भी, यानी कि इंटायर इंडिया पे अप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट है अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन या बिफोर एनी कोर्ट, ये हर कोर्ट में या हर केस में एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा ही होगा, तो प्रोसीडिंग हर केस में होगा और कोर्ट जो भी कोर्ट के कार्रवाई है उसमें ये अप्लाई होगा ही होगा। सेकेंड है इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल बट नॉट बिलो, मार्शल एक्ट पे भी इंक्लूडिंग कोड होता है, बट कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसपे ये अप्लाई नहीं होता है जो फोर्स से रिलेटेड हैं, जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड हैं, कैसे नोवल डिसिप्लिन एक्ट ND एक्ट बोलते हैं इसको, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, यानी कि ये जो 4 एक्ट हैं इस पे ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके साथ साथ में एफिडेविट 1 जुलाई 2002 ये पूछा जा सकता है, और जो आर्बिट्रेटर होते हैं उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और 7 पॉइंट है कि इससे जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर पे अप्लीकेबल नहीं था, इसके बाद ये अप्लीकेबल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 कब से, 31 अक्टूबर 2019 से ये अप्लीकेबल है इंटायर इंडिया, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं था। सेक्शन 2 चलते हैं, ये रिपील्ड है सेक्शन 2 1938, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन, इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो होते हैं वो सेक्शन 3 में है। इसमें टोटल 10 वर्ड हैं जो मोस्टली एविडेंस एक्ट में यूज होंगे, उसकी डिफिनीशन दी गई है कि हम इसको क्या क्या वर्ड हैं। फर्स्ट जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 का जो है 3 का 1 है जो वो कोर्ट, मतलब कोर्ट को डिफाइन किया गया। कोर्ट क्या है, ऑल जज या मजिस्ट्रेट पे ये एप्लीकेबल होगा इन कोर्ट, लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस बाय
कोर्ट, जो कोर्ट से लीगली ऑथोराइज होते हैं एविडेंस लेने के लिए, वो ले सकते हैं, वो कोर्ट की कैटेगरी में आते हैं। और जो लास्ट है एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर भी कोर्ट से होते हैं बट वो एविडेंस नहीं ले सकते हैं, तो एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर कोर्ट की डेफिनेशन, मतलब ये दो चीज है, ये तीसरा एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस बाय कोर्ट, जो कोर्ट के द्वारा लीगली ऑथोराइज किए गए हैं एविडेंस लेने के लिए वो ले सकते हैं। और इसमें कौन नहीं ले सकता है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, क्योंकि आर्बिट्रेटर भी तो कोर्ट ऑथोराइज करती है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक हमारा है जो सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 फैक्ट। अब कोर्ट है, इसको याद करने की ट्रिक बता देंगे, बहुत इजी याद हो जाएगा, 10 पॉइंट है। अब कोर्ट में क्या होगा, फैक्ट लिए जाएंगे, कोर्ट में फैक्ट लिया जाए, तो फैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंस। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पॉइंट, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। फैक्ट मतलब ऐसा फैक्ट कि कोई भी केस से रिलेटेड हो, कैपेबल हो, वो उसका कोई भी व्यक्ति जो परसीव बाय सेंस, जो मतलब सेंसिबल पर्सन हो, कॉन्शियस हो। ठीक है, ये जो एनी मेंटल कंडीशन स्ट्रांग हो, वो क्वेश्चन को समझ सके, तो इस कंडीशन को फैक्ट में बताया गया है। तीसरा है रिलेवेंट, फैक्ट किस टाइप के होंगे, रिलेवेंट होंगे तभी वो एडमिसिबल है, अदरवाइज नॉट एडमिसिबल। तो रिलेवेंट क्या है, वंस फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर, यानी कि एक फैक्ट से दूसरा जो फैक्ट है, एविडेंस है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। व्हेन वंस इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वे रेफर्ड रिलेटिंग टू द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो रिलेवेंट हो केस से संबंधित, उससे रिलेवेंट फैक्ट बताया गया इसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में। फोर्थ है फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट इन इश्यू ऐसे हैं जो उस केस से, ये तो वो फैक्ट खुद प्रूफ हो जा रहा है, उस केस से संबंधित। डेफिनेशन देख लीजिए, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, all existence, non-existence, nature, extents of any right, liabilities and disliabilities assisted or denied in any suit or proceeding necessary follow। ऐसे फैक्ट जो खुद कनेक्टेड हैं या किसी दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो नेचर वाइज लाइबिलिटी क्रिएट करती है या डिसलाइबिलिटीज हो, या कोई मतलब उस कोई भी ऐसा फैक्ट जो उस केस से संबंधित है या डिनाई हो रहा हो प्रोसीडिंग में, तो ऐसे फैक्ट को हम फैक्ट इन इश्यू कहते हैं। फिफ्थ हमारा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किस टाइप के, मतलब डॉक्यूमेंट्स एविडेंस क्या होते हैं, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क, एनी मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस और रिकॉर्डिंग डेट मैटर। डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो रिटर्न में होना चाहिए, मतलब रिटर्न में या एक्सप्रेस में हो या सिंबल में हो। डॉक्यूमेंट्स मतलब रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स की जो डिफिनीशन है वो ये है कि मीन्स बाय मैटर एक्सप्रेस्ड हो या डिस्क्राइब हो अपॉन एनी सब्सटेंसेस बाय मीन्स ऑफ लेटर हो या फिगर हो, कुछ टाइप से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस टाइप, मतलब रिकॉर्डिंग भी हो सकती है उसकी, तो डॉक्यूमेंट्स उसको कहते हैं। ठीक है, 6 है 3 सबसेक्शन 6 का एविडेंस। एविडेंस ओरल एविडेंस भी हो सकता है और हमारा डॉक्यूमेंट एविडेंस भी हो सकता है। जो ओरल एविडेंस को है ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 एंड 1 में ओरल एविडेंस को डिफाइन किया गया है कि ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट, ये तो कोर्ट परमिट करती है कोई भी स्टेटमेंट को, रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ द फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ऐसे फैक्ट जो इंक्वायरी चल रही हो या प्रोसीडिंग चल रही हो और कोर्ट परमिट देती है विटनेस को कि उस फैक्ट को रिकॉर्ड करवाए या ओरली किसी थर्ड पार्टी से, तो वो हमारा ओरल एविडेंस हो गया। सेकेंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर ऑल इन्फेक्शन ऑफ कोर्ट। जब इंक्वायरी चल रही हो और ये कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री होते हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, उसको भी डॉक्यूमेंट्स, पेपर मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं,
इक्वली टू पेपर एविडेंस माना जाता है। तो सबसेक्शन 3 का 6 में और 2 में हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब एविडेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ओरल एविडेंस, सेकेंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 6 में है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 प्रूफ्ड, ऐसे एविडेंस जो कोर्ट के द्वारा प्रूफ किए जा चुके हों या ऐसे एविडेंस उस केस से रिलेटेड या एग्जिस्ट करते हों तो उसे प्रूफ एविडेंस माना जाता है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 डिसप्रूव्ड, कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसिडर्ड इन इट नॉन एग्जिस्टेंस, ऐसे एविडेंस जो उस केस से रिलेटेड नहीं है या नॉन एग्जिस्टिंग है उसको डिसप्रूव कोर्ट के द्वारा किया जा मतलब कर दिया जाएगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 नॉट प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट या ऐसे एविडेंस जो प्रूफ ना तो प्रूफ हुए हैं ना डिसप्रूफ हुए हैं उसको नॉट प्रूव्ड बोलते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया इंडिया, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर आफ्टर 5 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019, 5 अगस्त 2019 के बाद ये मतलब इंडिया ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया था। तो इस जो 10 टॉपिक हैं हम इजी याद कर सकते हैं। 3 जो सेक्शन 3 का 1 है वो क्या है, कोर्ट को डिफाइन किया गया है। 2 को क्या किया गया है और कोर्ट को क्या चाहिए, फैक्ट चाहिए। 3 रिलेवेंट फैक्ट होने चाहिए। 4th फैक्ट इन इश्यू होना चाहिए। 5th डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 6 क्या है हमारा, एविडेंस ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 7 प्रूफ्ड, 8 डिसप्रूव्ड, 9 डिसप्रूव नॉट प्रूव्ड और 10 टेरिटरी या इंडिया। इसको इजी एक ग्राफ से मतलब 1-2 बार पढ़ो के याद हो जाता है, आराम से याद हो जाएगा। सेक्शन 4 द एविडेंस ऑफ एक्ट जो है एक्ट है उसमें प्रिजप्शन बताया गया है कि कोर्ट क्या क्या प्रिजप्शन कर सकती है। प्रिजप्शन मीन सिंपल केक प्रिज्यूम करना या डीम टू एनी एक्ट, जैसे कि सूरज निकलेगा तो उजाला होगा, जुलाई से सितंबर तक बारिश होगी, सुबह दोपहर के बाद मतलब सुबह दिन के बाद रात आएगी, तो ये प्रिजप्शन है। ऐसे ही कोर्ट कुछ प्रिजप्शन है अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट के हिसाब से। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मे प्रिज्यूम, सेकेंड शैल प्रिज्यूम, थर्ड है कंक्लूसिव प्रूफ या कंक्लूसिव प्रिज्यूम कह सकते हैं। मे रिज्यूम में 2 पॉइंट मतलब है मेन। एक तो कोर्ट की डिसीजन पे, इसकी जो डिफिनीशन है, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट may presumes a fact, it may either regard such a proved unless until it disproved or may call for proof of it. Its mean is depend on the court to take any fact is proved or not unless the second party can't give any evidence to contrary to the disproved fact which is proved. इस डिपेंड ऑन कोर्ट, मतलब कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है और कोर्ट नहीं भी एक्सेप्ट कर सकती। इस डिपेंड मतलब चॉइस है कोर्ट के पास। ऐसा इसमें जो सेक्शन है वो है सेक्शन 86, 87, 88, 90, 90A आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ IT एक्ट 113 और 114। ये प्रिज्यूम में इससे रिलेटेड है सेक्शन ये। सेकेंड हमारा सेल प्रिज्यूम। सेल प्रिज्यूम मीन्स कि इट्स मैंडेटरी, इट्स नॉट ए चॉइस ऑफ कोर्ट। 2 फैक्ट हैं, एक प्रूफ हो चुका है, दूसरा भी ये माना जाएगा ये आपने नहीं किया है। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि डावरी डेथ उसे IPC सेक्शन 304 में लिया है, IPC में 304, बट अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट 113B में ये सेल्फ प्रिज्यूम किया जाता है कोर्ट के द्वारा यदि पहला फैक्ट प्रूफ हो चुका हो। प्रूफ मतलब कैसे, मान लो कि ये डावरी डेथ का केस है तो डोमेस्टिक वायलेंस केस प्रूफ हो चुका हो तो ये माना जाएगा कि अब डावरी के लिए उस एग्रीड पार्टी को डेथ कर दिया, मतलब मार दिया है, ये मतलब माना जाएगा। कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है कि फर्स्ट जो फैक्ट है प्रूफ है तो सेकेंड भी प्रूफ हो जाएगा, यानी कि आपने किया है। 113B तो इसमें जो सेक्शन हमारा है वो 79 से 80 है और 113B 114A ये सेल्फ प्रिज्यूम माना जाता है। लास्ट हमारा है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मीन
इसका जो डिफिनेशन है, व्हेन वन फैक्ट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ और एंदर द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूफ्ड एंड शैल नॉट अलाउड एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। इट्स मीन कि मतलब कुछ ऐसे कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं जो कोर्ट मैंडेटरी है वो एक्सेप्ट करेगी और उसमें सेकेंड पार्टी को वो कॉन्ट्री नहीं कर सकती है। इट्स मीन कि मैंडेटरी है और मैंडेटरी माना जाएगा इसका कि दैट पार्टी कांट बी गिव एनी एविडेंस। जो प्रूफ है उसके जो सेकेंड पार्टी है मतलब दैट पार्टी कांट बी गिव एनी एविडेंस टू कंट्ररी टू द डिस्प्रूव फैक्ट विच इज प्रूव्ड। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, सिंपल है। सेक्शन 112 इसमें सेक्शन जो आ जाएंगे वो होगा सेक्शन 41 और 112 113। 112 में सपोज डेट ये कह सकते हैं कि कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है, प्रिजप्शन करेगी कि द लेजिटिमिटी ऑफ बेबी बर्थ ऑफ बेबी। एक प्रिजप्शन है हमारा कि कोई मतलब अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 10 जुडिशली सेपरेशन, 9 में हमारा कंज्यूगेट राइट है, 10 में जुडिशली सेपरेशन है। यदि जुडिशली सेपरेशन कर दिया गया हो और जो उसकी वाइफ है वो 280 दिन के अंदर किसी बच्चे को जन्म देती है तो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड उसका हस्बैंड ही होगा। यानी कि अब वो मना नहीं कर सकता कि मेरा बेबी नहीं है। लेजिटिमिटी ऑफ बेबी जो बर्थ बेबी है तो सेक्शन 112 में 112 में प्रिज्यूम किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि 280 दिन के अंदर यदि वाइफ उसकी बेबी बच्चे को जन्म देती है तो हस्बैंड का ही माना जाएगा, आफ्टर डाइवोर्स भी चाहे क्यों ना हो। तो 112 में यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ में क्या है कि कोर्ट को मैंडेटरी है बस सेकेंड पार्टी उसको काउंटर नहीं कर सकती है। सेल्फ प्रिज्यूम में क्या है कि कोर्ट की मैंडेटरी है और बट कुछ कंडीशन है जो वो उसको काउंटर कर सकती है। और इसमें मेरिज्यूम है इस डिपेंड ऑन कोर्ट कि वो एक्सेप्ट कर भी सकता है उस फैक्ट को और वो मतलब मना भी कर सकता है। यदि एक्सेप्ट किया है प्रूफ किया है कोई फैक्ट को अनलेस अनटिल सेकेंड पार्टी को ये ना कहा जाए कि इसको डिस्प्रूव करो। तो मे रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ मे बी डेट 3 टॉपिक्स मस्ट मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया वो। फोर्थ है थैंक यू। आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा। यदि सब्सक्राइब आप लोग करते हो तो और भी हम जल्दी से जल्दी सेकेंड वीडियो बनाएंगे। इसको जल्दी से जल्दी एविडेंस एक्ट को इस महीने के अंदर खत्म करना है, यानी दिसंबर में 30 डेज के अंदर कंप्लीट जो हमारा एजेंडा है वो कंप्लीट करना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।